Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. आवाज जा रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। आज हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये बोर्ड की वजह से थोड़ा सा वो लग रहा होगा, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट किया जाए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इसे IIT JEE जो मेन का पेपर हो रहा है इस समय, उसमें करंटली देयर आर 4 to 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए। तो ये भी वेक्टर 3D इतना ही वेटेज है, लेकिन इसमें थोड़ा चैप्टर्स ज्यादा हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये इजी टॉपिक होते हैं। इसमें बस आप कंसेप्ट वाइज समझना, और क्या क्या कंसेप्ट हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन है, अब जैसे स्ट्रेट लाइन आज हम लोग कवर करेंगे, फिर सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। 40 मिनट बाद आपको रिकनेक्ट करना होगा, और ये रिकॉर्डिंग करते हैं जूम वाली क्लास का। जो बच्चे नहीं देख पाएंगे वो अपना रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे। तो ये क्या करेंगे हम यूट्यूब पे, मतलब पार्ट वाइज ही डाल देंगे ताकि क्वालिटी डिक्रीज ना करे। तो जब हम दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो मान के चलना कि 3 से 4 मिनट का गैप होगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे अभी मान लीजिए इंड होता है ये, और उसके बाद मैं दूसरा अगर ऑन करूंगा तो हो सकता है 2 मिनट का गैप होगा। तो वो पहले से ध्यान रखना, परेशान मत होना कि अरे ये तो क्लिक कर रहे हैं आईडी नहीं हो रहा है ना। तो आप 2 मिनट बाद ही क्लिक करिए, हम भी 2 मिनट बाद ही स्टार्ट करेंगे। रीज्वाइन कर लो। कौन रीज्वाइन कर रहा है? वो एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही थी, उसे कहा रीजन। अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर आता है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम लोग इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले पढ़ते हैं। फिर अगर रेशियो एज्यूम करना होता है तो λ/1 या k/1 मानते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अगर रेशियो कैलकुलेशन के बाद पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन, नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन। मैं सीरियली फिर 1 by 1 कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि केवल बोल के निकल जाऊंगा। उसके बाद जहां भी आपको दिक्कत होती है वो जरूर पूछिएगा। उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर इंक्लाइनेशन पे पहुंचते हैं। इंक्लाइनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, थीटा का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 to 180। ओके, तो इसमें ये ध्यान रखना 180 पे ओपन इंटरवल रहता है, क्योंकि 0 पे हम वो काउंट कर लेते हैं। और जो एंगल, जो इंक्लाइनेशन 0 वाली लाइंस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं। और उसी की टैन वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप नॉट डिफाइन होते हैं। फिर स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं, x1 y1 x2 y2, जिसको आप लोगों ने याद भी किया होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म पढ़ते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको वो xy रिलेशन निकालना है जो लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट सेटिस्फाई करता है। मतलब जितने पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सब, तो उसी को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आगे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म में पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, या 2 पॉइंट दिया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है, या दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं, नॉर्मल फॉर्म, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर एंगल बिटवीन द 2 लाइंस में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। और इसमें वो भी क्वेश्चन की डीलिंग करते हैं जो इंसिडेंट, मतलब वो कहते हैं ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल,
एक प्लेन में लाई करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है डिस्टेंस फॉर्म, जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। मतलब जब भी डिस्टेंस चलना हो लाइन पे तो पैरामेट्रिक फॉर्म आता है। उसके बाद बच्चों आता है पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज। फिर उसके आगे बढ़ने पे लोकस प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये लोकस प्रॉब्लम्स क्या हैं? लोकस मतलब बिंदुपथ, इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑन विच पॉइंट इज मूव अंडर द गिवन कंडीशन इज नोन एज इट्स लोकस। लोकस निकालने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे मूविंग पॉइंट को हम लोग एच के मानते हैं, जो भी कंडीशन दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हमने अपनी तरफ से कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है तो उसको एलिमिनेट करेंगे और एक ऐसा रिलेशन लाएंगे जो एच के से कंटेनिंग होगा, और लास्ट में एच को एक्स के को वाई कर देंगे तो हमें डिजायर्ड लोकस मिल जाएगा। अगर 3D में ये चीज करेंगे तो अल्फा बीटा गामा लिख लेते हैं एच के जी की जगह। मतलब एच के की जैसे यहाँ 2D में एक्स कॉमा वाई लिखोगे, वहां एक्स वाई जेड रहता है। फिर आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस मतलब इनफाइनाइटली मेनी लाइंस शेयरिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी इज नोन एज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फिर हम लोग पढ़ते हैं कंकरेंट लाइंस, मतलब अगर बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट से पास होती हैं तो उनको कंकरेंट लाइंस कहा जाता है। उसके बाद आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, जिसका आपका जेई मेन में क्वेश्चन भी आया था अभी जुलाई अटेम्प्ट में, एक पेपर में था उस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ ट्रायंगल्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल, जितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं ना सब पढ़ लेते हैं। वो कैसे डिसाइड करते हैं? उसमें दो केस होता है। अगर वर्टिसेज गिवन है तो साइड्स निकाल के कोसाइन फॉर्मूला जो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हैं उससे डील करिए, और अगर साइड्स की इक्वेशन दिया है तो आप वर्टिसेज फाइंड आउट करके फिर डिस्टेंस वाइज चलिए। या उसका एक और तरीका होता है, वो कभी आया नहीं है जेई मेन में, लेकिन याद रखना अगर पॉइंट्स दिया है ना तो पहले ये भी पता कर लेंगे कि कहीं वो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स के केस में क्या होता है, ट्रायंगल नहीं बनेगा। और अगर साइड्स की इक्वेशन कभी मान लीजिए 3 इक्वेशंस दिया हो तो आप ये भी देख लेना कि कहीं वो कंकरेंट लाइंस तो नहीं है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएं या दोनों तीनों एक दूसरे एक पॉइंट से पास करें तो उस केस में भी आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है शायद रिसेंट जेई में देख रहा था, शायद आईआईटी जेई 2008 या 7 का एक कॉम्प्रिहेंशन है, वो जेई का है, लेकिन हाँ उसके कॉन्सेप्ट जेई मेन में भी यूज हो सकते हैं। उसके बाद हम 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल वाली फैमिली है उसमें मेनली हमारे सिलेबस में पैरेललोग्राम वाली फैमिली है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट सेम होगा। और अगर उसी के सबसेट्स होते हैं आपके रोम्बस, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स। रोम्बस अगर कभी प्रूव करना है तो बस आप ये दिखा दीजिए कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आप ये दिखा दीजिए रोम्बस के लिए कि एडजेसेंट साइड की लेंथ सेम है। रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और फिर आप डायगोनल्स की लेंथ भी सेम दिखा सकते हैं। तीसरा, आपको स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। एक तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, एडजेसेंट साइड का जो लेंथ है वो सेम है और डायगोनल की लेंथ सेम है। तीनों चीजें करोगे तब स्क्वायर होगा। ट्रेपेजियम भी है। ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। अगर 2 नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो उसको इक्विलैटरल ट्रेपेजियम, ऐसे टर्म यूज करते हैं। काइट वाइट अपने सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के 2 फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला जब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स दिया हो और एंगल दिया हो तो है, और एक होता है जो IIT जेई और जेई मेन में भी एक बार पूछा गया है, वो होता है अगर चारों साइड्स की इक्वेशन दिया हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें पढ़ते हो। फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइंस होती हैं। देखो पहले हम लोग बोलते थे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी मैं देख रहा था जुलाई अटेम्प्ट में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितना है सब पढ़ लो, कुछ भी छोड़ो ओढ़ो मत, नहीं तो जेई मेन वाले किस पे मेहरबान हो जाएंगे वो हम लोगों को पता ही नहीं है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है आपका। उसमें 2 तरह की लाइन होती है। एक वो पेयर होता है कॉम्बिनेशन जो ओरिजिन पे इंटरसेक्शन पॉइंट जिसका लाई करता है, और एक जनरल कहीं भी लाई कर सकता है।
और एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, लास्ट में ओरिजिन शिफ्टिंग और फिर होमोजेनाइजेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन का सिलेबस है, इसको 1 by 1 हम लोग डील करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें फिर। यस सर। देखो क्वेश्चन Yes, की sir. सीरीज है, आपको Yes, शायद sir. हमने इसका Yes, sir. पीडीएफ Yes, भेज sir. दिया था ना, Yes, sir. ठीक है ना। 31 वो शुरू के में ब्लैंक पेज हमने छोड़े थे लिखने के लिए। सर और आपने ये जो 3D का डीपीपी नहीं भेजा है? इसी में डीपीपी पीडीएफ सब है, जो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारा डीपीपी है, ठीक है। और उसको ओके यस सर। सर। कभी भी डिस्कशन होगा तो हम यही करेंगे बच्चों। देखो अब एक डीपीपी का लोचा पाले देख ही रहे हो तुम लोग के ग्रुप पे भी बहुत सारे मैसेज आते होंगे। तो हम एक काम ये, अब देखो थोड़ा सा क्या है ना, हमें खुद ऑपरेटर वाला ही काम करना पड़ता है, जो फैक्ट है। कल वाले में आज वाले में थोड़ा सा आप डिफरेंस पाए होंगे। अब मैं समझ गया हूं कि अगर हम एक आधा घंटा डिवोट करेंगे तो बच्चों के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो आपको जरूरत है कि एकदम नहीं ये चाहिए, ये करने पे हो जाएगा, तो नोट्स डीपीपी सब एक ही है। मतलब एक अब ये नहीं कि नोट्स यहाँ किए डीपीपी उधर किए, ऐसा कुछ नहीं। इसी में हम कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे, होमवर्क लिख देंगे, आप करिएगा, वही डीपीपी हो जाएगी। ओके। अरे देखोगे तो लगभग 40-45 के करीब क्वेश्चन है, उतना थोड़े कर पाएंगे हम लोग, ज्यादा ज्यादा 10-20 करेंगे, फिर बाकी आपका डीपीपी रहेगा, ठीक है ना। आप लोग डीपीपी के लिए परेशान मत होइए। बस एक चीज बच्चों ध्यान रखना कि ये जो सीट में जितने क्वेश्चन हैं और जितने फंडे हम बताएंगे वो क्लियर हो जाने चाहिए। वो अगर क्लियर हो गया तो फिर आपका जेई मेन का कोई भी क्वेश्चन रुक नहीं सकता है कोऑर्डिनेट का। ओके। जहां जहां नहीं समझ में आएगा किसी को तुरंत जब मैं रुकूंगा ना, पूछूंगा किसी को डाउट है तो आप पूछ लेना। ऐसे अगर बातचीत करोगे तो थोड़ा सा जूम में डिस्टरबेंस होता है, और जब तक जनता 40 से कम है हम जूम क्लास आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अपने को कोऑर्डिनेट करना। जूम में एक फायदा ये होता है कि आप डाउट पूछ सकते हैं, आप कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। और उसमें क्या होता है इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम है कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो 40-40 मिनट की है। कोई पैसे आएंगे तो एक बार खरीद लिया जाएगा इसके भी अकाउंट को। चलो तो हमें स्टार्ट करना है। हेडिंग तो सभी लिख देंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एकदम शुरू से बताऊंगा। और ज्यादा मैं बच्चों ये भी मैं प्रिपेयर हूं कि कुछ चीजें मैं कोशिश करूंगा कि ये दूसरी क्लास है तो इसके बाद कोई क्लास नहीं है, तो इसको मैं 2.5 घंटे तक भी कवर कर सकता हूं। हमारी तरफ से मिनिमम 3 सेशन रहेंगे 40-40 मिनट के, 2 घंटे, और मैक्सिमम 4 से हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें शाम को भी क्लासेस लेनी होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस which divided the whole plane in 4 parts and each parts is known as quadrants। ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अगर हम कोई पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x, y, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पहले को बोलते हैं अब्सिसा और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके चलेगा Yes, ना। अब देखो ध्यान से, अगर कोई पी पॉइंट है x, y, तो इसका ये जो y एक्सिस से डिस्टेंस है ये y है, सॉरी x एक्सिस से, और ये है x। मतलब ये पार्ट जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बता रहा है और ये y एक्सिस बता रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला इसमें पॉइंट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब 2 पॉइंट दिए जाएं x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? सबको याद है फॉर्मूला? कहोगे कि सर इतना बार पढ़ लिया है ना कि सपने में भी याद आता रहता है, ये है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. फिर इसके बाद Yes, बच्चों sir. आता है सेक्शन फॉर्मूला। ये इसमें डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये P पॉइंट है x1 y1 और ये Q है। आपको क्या करना है ना, देखिए सिलेबस के अगर 10 पॉइंट हैं तो 10 को पढ़ लीजिए, आपको मेमोरी बेस्ड पेपर देखने की जरूरत नहीं है। और बच्चों मैं बता दूं अभी, जैसे आप लोग देख रहे हो ना अटेम्प्ट होगा, तो आप लोगों के जब सेंटर अलॉट होंगे तो किसी के 26 तारीख से शायद एग्जाम है ना,
यस सर। तो किसी के हो सकता है 26 को ही पेपर पड़ जाए, जो आज हमें क्लास देख रहे हो, किसी का हो सकता है 2 तारीख को पेपर हो, किसी का 1 को पड़े। तो देखो एक चीज बस ये देखना, यूट्यूब पे देखते रहते हो ना कि मेमोरी बेस चलता रहता है उधर, उससे ज्यादा उस टाइम में आप कंसंट्रेट करना कि हम अपने कंसेप्ट को रिकॉल कर लें। वो मेमोरी बेस से आप लोगों को लगता होगा, लेकिन हमारा मानना है कि कोई फायदा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे विवेक सर ने आज आपको 5 पॉइंट पढ़ा दिए स्ट्रेट लाइन के, आप पांचों को एकदम बढ़िया से तैयार करके मस्त एकदम अपनी तैयारी जारी रखे हो। अब आप मेमोरी बेस्ड पेपर देखें, इसमें ये पॉइंट पूछा गया है, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे हो जाएगा और यहां से फोकस हट जाता है। और होगा क्या कि आपके पेपर में ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब आप ये मेमोरी बेस रात भर चिल्लाए हो, पता चला ये पूछा गया, याद ही नहीं आ रहा है वहां पे टाइम पे। इसलिए आप पांचों को इक्विवेलेंट पढ़िए, पांचों में से ही तो पूछा जाएगा, छठा तो है ही नहीं सिलेबस में। बस 5 को हमेशा टाइट रखिए, जो पूछा जाए उसको कर डालिए, है ना। हमेशा सिलेबस पे स्टिक रहिए, बस ये देख लीजिए कि हाँ पेपर आ रहा है, बस इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जामिनेशन में ये होता है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो IITN बन चुके हैं, 1845वीं रैंक का, ये एक दिन पहले कॉल करके बोल रहे हैं सर पी ब्लॉक के स्ट्रक्चर ही नहीं याद हो रहे हैं। अबे पी ब्लॉक साले कल थोड़े आएगा, बाकी सब पढ़ो, है ना। तो उस परेशान ही करता है बस, तो ध्यान रखिएगा इसको। x1 y1 x2 y2। तो इसमें बच्चों हम लोग करते क्या है कि जैसे 2 डिवीजन लेते हैं। बेसिकली ये फंडा क्या है कि जैसे ये कोई सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट, तो इसको डिवाइड हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक होता है इंटरनली, मतलब इस सेगमेंट के इन बिटवीन कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा, तो उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। और एक होता है कि इसको एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ, तो बाहर क्या होता है उसको एक्सटर्नल, वो भी उसी रेशियो में डिवाइड करता है। और हर रेशियो के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल आपको मिलेगा। रेशियो जब 1:1 होता है तब आपको एक्सटर्नल नहीं मिलेगा, सिर्फ मिड पॉइंट मिलेगा। बाकी हर रेशियो के करस्पॉन्डिंग आप 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो उसी का आज हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ होता है, प्रूफ पे नहीं जाएंगे। और इसमें ऐसे कुछ क्रॉस करते हैं, जैसे x निकालना हो आपको, जैसे r का कोऑर्डिनेट लिखना हो ना, तो आप कैसे लिखते हो, इसको याद है ना सबको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। यस सर। तो ये हमेशा लगाएंगे जब भी रेशियो आपका m/n रहेगा और इंटरनल डिवाइड करना होगा। एक्सटर्नल में क्या करते हैं, बस इनकी जगह माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये चारों जगह माइनस हो जाएगा। और ये पॉइंट जो r है वो बाहर रहेगा, लेकिन बाहर रख के फॉर्मूला अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम यही बनाते हैं, बस ये लिख देते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन है। मतलब ऐसे कुछ लिखेंगे p x1 y1 और q x2 y2। और कभी भी जैसे आपको r मान लीजिए एक्सटर्नल के लिए आप लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ टर्म लिख दो एक्सटर्नल, ये कॉमन सेंस है कि, और ये m/n। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ करेंगे, यहाँ r का कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और यहाँ my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये ध्यान रखिएगा। और अगर मिड पॉइंट का भी पूछ लें, मिड पॉइंट के में केवल मतलब 1:1 रेशियो के लिए ऑफ PQ, तो ये लिख देंगे बच्चों x1 एवरेज x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है। अगर आपको रेशियो कभी पूछा जाए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेशियो क्या है, तो आप क्या करिएगा, λ/1 मानिएगा और आप सीसा ऑर्डिनेट से कैलकुलेशन करना, दोनों से सेम लैम्डा आने चाहिए। अगर लैम्डा पॉजिटिव आ जाता है तो उसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन, और लैम्डा अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, या मतलब प्रॉब्लम तो फेस नहीं करता है कोई? नो सर। चलेगा ना। अब देखो इसमें आता है अगला, हमने जिस ऑर्डर में बोला था ना उसी ऑर्डर में मैं बढ़ता रहा हूं, इंक्लाइनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई लाइन है, मान लीजिए कोई भी लाइन है, इधर इस तरह से आपने बना दिया, और
ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल ये थीटा है तो थीटा का जो रेंज है वो मैं बता रहा था 0 से पाई, ओपन इंटरवल। ये वेक्टर में हम लोग दोनों को क्लोज कर देते हैं, वैसे ओपन रहता है, ठीक है ना, क्योंकि लाइन में दोनों डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं। और दूसरा क्या है, इसी को इंक्लाइनेशन कहते हैं, थीटा इज नोन एज इंक्लाइनेशन, और इसका जो tan वैल्यू है उसी को कहते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर इंक्लाइनेशन स्पेलिंग देख लेना, अगर कहीं गड़बड़ हो तो आप सही कर लीजिएगा, m विच इज tan थीटा। बस याद रखना बच्चों, यहाँ पे थीटा आपका π/2 नहीं हो सकता, ऐसा समझ रहे हैं? ऐसा क्यों? नॉट डिफाइन हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, आप कहोगे कि सर m अगर π/2 थीटा रखोगे तो जो स्लोप है वो नॉट डिफाइन आएगा। तो इसमें दो केसेस लिख देते हैं हम लोग, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसमें स्लोप की वैल्यू लिख देते हैं 0, और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसमें स्लोप की वैल्यू लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये भी हम लोग को आता है। इंक्लाइनेशन क्या है? थीटा। अगर कोई एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल फॉर्म कर रही है तो उसी को थीटा को कहते हैं इंक्लाइनेशन, और इसका जो tan वैल्यूज है उसी को कहते हैं लाइन का स्लोप। ये चलेगा ना? यस सर। चलो, अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जैसे एक कोई लाइन है और उस पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन का हम लोग स्लोप निकाल देते हैं। याद है ना ये सबको? यस सर, ये थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप कीजिए। क्योंकि ये तो कई दिन से याद कर रहे हैं सर, ये भी कोई बात है। x1 नॉट इक्वल टू x2। उसके बाद आता है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन मतलब हमने आपको बताया था कि लाइन मतलब एक ऐसा एक्स वाई रिलेशन जो लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट सेटिस्फाई करें, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे पहला डायरेक्टली डील करते हैं, जैसे कोई पॉइंट दे दिया हमने a, b, तो आप कह सकते हो हम दो तरह की लाइन बना सकते हैं स्ट्रेट, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो इन दोनों लाइनों की कभी इक्वेशन लिखनी पड़े तो इसकी इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं कि हर पॉइंट का एब्सिसा सेम है ना, और यहाँ सबके ऑर्डिनेट सेम है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a, b एंड पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू b होगा, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a, b एंड पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू a। ये तो मेरे ख्याल से वही 10th वाले हैं, जहां नया आएगा वहां मैं बता दूंगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। ध्यान देना, इधर देखो बोर्ड पे। इसमें सबसे पहला देखो, वैसे कहने को तो साला 5-6 पढ़ कर लेते हैं, है ना, 5-6 मैं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सब में फंडा यही है कि आपको लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए और लाइन का स्लोप चाहिए। क्या मैंने बोला कि लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट अगर हमें मिल जाए और लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। ओके, यस सर। लगता है सबको आता है। ये x1 y1 अगर है और इस लाइन का हमें स्लोप दिया है m, तो हम लोग लाइन की इक्वेशन निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो आप कहोगे कि एक काम करो, एक्स वाई रिलेशन चाहिए तो एक्स वाई एक पॉइंट ही मान लो और इसका स्लोप आप लिखे हुए m, तो रिलेट कर लो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 से। तो इसी को हम लोग थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और ये जो लाइन कन्वर्ट होती है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। किसी
किसी ने अपना माइक ऑन रखा है तो बेटा वो ऑफ कर देना, अदरवाइज डिस्टरबेंस होगा बाकी बच्चों को। हमें तो देखो डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन आपको, आप जो सुन रहे हो ना, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, बकर बकर बोल रहा हूँ, तो आप ही लोगों को डिस्टरबेंस हो सकता है। आप लोगों को सीखना भी होता है ना, देखना भी है, सीखना भी है। साला ये नहीं आता, इसको पढ़ लो यार, क्या पता पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई वीडियो ऑन कर रखा है, कौन है ये? हर्ष राठौर। अरे गुरुजी वीडियो बंद कर दीजिए, नहीं तो बाकी बच्चे परेशान हो जाएंगे। हम जूम मीटिंग लेंगे ना संडे वनडे को टाइम मिलेगा तो उस समय आप लोग जितना मन करे अपनी भड़ास निकालना कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। ये क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। बिल्कुल। तो देखो इसी को अब खींचते हैं। एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। अब इसकी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो कहोगे कि पहले स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को पिक करते हुए आंसर लिख दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये लिख देंगे y माइनस y1 इक्वल टू m को बड़ी बेहतर तरीके से लिखे हुए हैं, मतलब स्लोप निकाला फिर डील कर लिया इसको। तो इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज 2 पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अरे ये सब नोट्स दे दूंगा, तुम लोग रफ मॉडल में लिखा करो, ठीक है? यस सर, थोड़ा हाँ जल्दी सर जल्दी। कंटिन्यू। रफ मॉडल मतलब कि अब ये नहीं कि ऐसे करके ऐसे ऐसे करना, तो इससे भी नहीं कोई फायदा होगा। फिर पूरा लिखोगे उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम तेज से पढ़ रहे हैं। फिर कहोगे सर फायदा कैसे होगा? तो हमने लाइन खींचा, आपने भी खींच लिया। अच्छा ये है, इस तरह से आप खुद माइंड में ऐसे सोचिए। और नोट्स तो हम ये प्रॉपर दे ही देंगे आपको। एक बोले है ना प्री क्लास पोस्ट क्लास करके नोट्स भेजेंगे डे वाइज, तो उसमें जो काम की चीजें होंगी वो आप देख लेना। ये तो यही तो फायदा है इन सब में। देखिए अब बेटा होता है इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इंटरसेप्ट क्या है, जैसे पहले उसको इंटरसेप्ट फॉर्म ही पढ़ लेते हैं। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट और इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया है तो आप कहोगे कि सर इनके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। ये जो बी है इसका कोऑर्डिनेट 0,b, ये जो लिखने की प्रयास कर रहे हैं। और कहोगे कि 2 पॉइंट फॉर्म से आप आराम से इक्वेशन लिख सकते हो, माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स माइनस ए। तो ये बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना? यस सर। अब इसी में एक टर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा सबके अपने अपने एडवांटेज हैं। जैसे ये पढ़ते क्यों हैं, आप पूछोगे कि सर क्यों पढ़ाते हो इतना? तो ये बेसिकली बच्चों जब स्केच करना होता है ना, हमें लाइन को स्केच करना है जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अराउंड, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता करते हैं, पॉइंट को लोकेट करते हैं, और 2 पॉइंट ही चाहिए एक लाइन को बनाने के लिए। तो सबसे आसान एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही दिखता है हम लोगों को। तो इस स्केचेबल ना स्केचिंग के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे आपको याद होगा LPP आपने 12th में पढ़ा होगा, तो उसमें जितने लाइनें होती हैं उसको इस तरह से लिख के और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ग्राफ बना लेते थे, ऐसे कुछ करते थे ना? कहोगे कि कौन सा LPP सर, हमें नहीं आता। LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये इंटरसेप्ट मतलब सिंपली वाई इंटरसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट मतलब स्लोप दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया है, तब क्या करोगे? तो कहोगे कि सर तब तो ऐसे बना देंगे एक डायग्राम को,
और इसके स्लोप को आप बोल रहे हो कि स्लोप दिया है, मतलब स्लोप को एज्यूम कर लेते हैं m, और ये y इंटरसेप्ट c, तो बस हमें पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। आपने स्लोप पहले से ही सेट कर रखा है, पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू, ये गलत लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे जी बताओ तो? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, है ना? अरे बेटा ये कौन है? इसकी माई कौन है? मानसी जी, मानसी, यस सर। ये आपके माई कौन है क्या? उसको म्यूट कर लो बेटा, नहीं तो वो जी बार जी बार जी सर, यस सर। नॉइज ओके आती है सर, ना। ओके। देखो हमें नहीं प्रॉब्लम है, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बाकी बच्चे हैं ना वो सीख रहे हैं और वो गुस्सा कर रहे होंगे, जी तुम्हें जी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम। आप जब पूछना होगा तो आप यस बोलना, सर, सॉरी मन्नत सर, सॉरी कोई बात। सॉरी सर, सॉरी। तो ये कहोगे कि सर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या है, c है। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जब भी हमें स्लोप लोप निकालना होता है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको इस तरह से लाइन दिया हो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसका मैं आपसे स्लोप पूछ लूं तो क्या आंसर करोगे? माइनस टू बाई थ्री। ये दिया हो तो इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। बोल दिया ना मैंने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। आप कहोगे ये कौन सी बला है सर? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये भैया स्लोप है, तो स्लोप को हमने लिख दिया माइनस ए बाई बी। मैंने पहले माइनस लगाया, और a कौन है? 2 है, b कौन है? 3 है, तो ये लिख दिया माइनस 2/3। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा था, चलेगा ना? कुछ Yes, बोल नहीं sir. रहे हो सब? ओके, ये देखो, ये तो आज तक मेरे को नहीं समझ में आया कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ इसको। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ना क्वेश्चन इसका आता है कभी, लेकिन पढ़ लेते हैं। एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन भी होता है, जो हमने आप लोगों को कवर नहीं किया है 3D क्लास में, वो भूल गए थे, किसी दिन कवर कर देंगे। देखिए बता ही देता हूँ, 3D की क्लास हो चुकी है ना। देखो प्लेन को हम लोग ऐसे कुछ पढ़े थे ना। Yes, sir. ये भाई साहब को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना, तो कहोगे कि सर इसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। Yes, sir. तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, यस सर। हाँ सर। और इधर Yes, डी sir. बाई मॉड एन को पी लिख देते हैं, बस इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। मतलब आप वेक्टर इक्वेशन लिख देना, फिर वेक्टर का जो मॉड है एन वेक्टर का, उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देना। तो पीछे वाला सोचता है कि सर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो फिर तो कैंसिल कर देंगे। अरे भाई आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको उसी तरह से लिखना है। इसको ये एन कैप बन जाएगा, और ये डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एन कोई नंबर दिखेगा। वैसे एक्चुअल एक्सप्रेशन लिखने पे मन बहुत करेगा कि काट देते हैं फिर नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इससे फायदा ये होता है कि हमेशा ये जो टर्म है ये आपको डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दिखा देता है। जो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हो ना, ये डायरेक्टली p है। तो इसीलिए नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं। एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो उसमें पहले नॉर्मल फॉर्म से ही आपकी मुलाकात होती है प्लेन वाले चैप्टर में। ठीक, Yes, sir. अब कहोगे कि सर वो तो प्लेन की बात कर लिए, बहुत प्लेन उड़ा रहे हैं आप, अब लाइन पे बात करिए, लाइन में आइए। तो देखो ये क्या होता है, कोई नॉन वर्टिकल लाइन है, और इसके बारे में हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। अब कहोगे कि पहली इंफॉर्मेशन क्या है सर? तो ओरिजिन से लाइन पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाएगा। हमने बोला ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको,
ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। और दूसरा ये जो परपेंडिकुलर है, टाइम है, ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो भी दिया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोला, मतलब इसका अगर रेंज की बात करोगे तो 0 से 2 पाई होता है। मतलब कि अगर कुछ इस तरह से लाइन हमने बनाया है तो ये तो ठीक है, आप ऐसे रिपोर्ट करोगे, लेकिन अल्फा के लिए आप ऐसे घूम के आओगे। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो इसमें बेटा क्या होता है ना, देखो जैसे कहोगे कि सर ये परपेंडिकुलर दे रखा है, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में ये बेस कहा जाएगा ना, और आप हाइपोटेन्यूज की डिमांड किए हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा पी बाई कॉस अल्फा। और ये आप लोग ये तो बहुत पढ़ते होगे ना फिजिक्स में, ये अल्फा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा है तो ये 90 ऐसे हो जाएगा कुछ, तो ये भी अल्फा ही होगा ना जी। यस सर। यस सर। तो पी बाई साइन अल्फा, तो आप कहोगे कि ये आपने इंटरसेप्ट ही दे दिया, तो इक्वेशन लिखना कौन सी बड़ी बात है, हम वैसे ही लिख देंगे एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो ये p को इधर ले जाते हैं, मतलब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, जहां पे p पॉजिटिव होता है क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है? यस सर। यस जिसको प्रॉब्लम होगी वो जरूर पूछ लेगा। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि x माइन ऐसे जो टर्म है इसको आप कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इस कांस्टेंट भैया को राइट साइड ले जाते हैं, फिर कहोगे सर इसको तो हमें p बनाने के लिए सोचे थे, तो एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह का अगर टर्म है तो आप क्या करिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो आप कहोगे 2 से डिवाइड कर दीजिए और विथ नेगेटिव साइन इधर लेकर चले आइए, तो ये ऐसे लिख देंगे ना, यस सर। कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग हैं, सेकंड में? सेकंड में ही है ना? यस सर। यस सर। 150 डिग्रीज। बिल्कुल। तो यहाँ अगर कोई आपसे p पूछ ले तो उसका आंसर 4 बोलेंगे, और जो नॉर्मल फॉर्म वाला अल्फा पूछ ले तो आप आंसर कर देंगे 5 पाई बाई 6। ठीक है ना? अब हमें रीज्वाइन लगता है करना होगा ना, अभी टाइम है थोड़ा सा। एक्चुअली जूम में ये एक बवाल है, कितना पैसा लगता है यार इसको? सर 1300 रुपये। और 1300 रुपये कितना दिन के लिए? महीने के लिए होगा सर शायद। अरे यार, मैंने वो भी सारे लूटेंगे जूम वाले भी। चलो आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो वो भी हो जाएगा। अब देखो ऐसे ऐसे देख रहा हूँ कि टाइम न कहीं उड़ जाए। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते तब तो कोई टेंशन ही नहीं होती। ठीक है? तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक मतलब 2 से 3 मिनट का ब्रेक रहेगा। आप 12:11 हो रहा है ना, तो आप मान के चलिए 3 मिनट 12:14 पे रिज्वाइन करिएगा। ओके? यस सर।